नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन को बेहतर बनाने की। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों, मोटापा आज के समय में एक बेहद आम और गंभीर समस्या बनती जा रही है। हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं मोटापे से जूझ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है दर्शकों कि मोटापा कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक प्रकार को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मोटापे के कारण कई तरह की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज, ब्लड प्रेशर के साथ साथ घुटनों में दर्द जैसी बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहा है। आज संजीवनी के इस भाग में हम मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार से योग और प्राणायाम के जरिए मोटापे को नियंत्रित किया जा सकता है। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर के स्वास्थ्यकृत एवं योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शोभित जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शोभित, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो योग प्रशिक्षु भी जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान हमें अलग अलग योगाभ्यास करके दिखाएंगे। हमारे साथ सृष्टि जी हैं और साथ ही साथ आग्रह जी हैं। उनका भी दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर शोभित, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब हम मोटापे की बात करते हैं, ओबेसिटी की बात करते हैं, तो आजकल हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहा होता है। मोटापा आखिर क्या है? क्यों मोटापा आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ती उम्र के साथ साथ कम उम्र के लोगों और बच्चों में भी मोटापा आजकल तेजी से देखने को मिल रहा है? तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? वर्तमान समय में हम बात करें मोटापे की तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको हम साइलेंट एपिडेमिक के रूप में भी जानते हैं। और मोटापे की हम जो परिभाषा की बात करें तो उसका सामान्य परिभाषा ये है कि जब शरीर में हमारे बहुत अधिक वसा एकत्रित हो जाती है और वो वसा जब इकट्ठी हो जाती है हमारे एब्डोमेन पर, हमारे कमर पर, तो वो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव डालती है। और जिसके कारण से हमारे जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, वो बढ़ने लगती हैं। हालांकि जो हम बात करें कि जो मोटापा है और जो अधिक वजन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो WHO की जो कैटेगरी है, जो हम इसमें बात करते हैं कि मोटापे को कैसे आकलन करें, तो उसमें हम सबसे पहले उसके अंदर हम उस बात करते हैं तो BMI आता है। तो BMI का क्या है? BMI जो हमारा वेट होता है, वेट इन किलोग्राम, और जो हमारी हाइट होती है, हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसका हम डिवाइड करके जो उसका जो वैल्यू आती है वो हमारी वो BMI वैल्यू कहलाती है। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो है 18.5। अगर 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट कहलाता है, और 18.5 से अगर 24.5 पर आएगा तो वो व्यक्ति वो हमारा नॉर्मल वेट कहलाएगा। उसको हम हेल्दी वेट भी कह सकते हैं। और 25 से और 30 के बीच में वो ओवर वेट कहलाएगा, जिससे कि हम कहते हैं कि सामान्य से अधिक वजन बढ़ना। और इससे ऊपर की जो कैटेगरी है, जो फोर्थ कैटेगरी है, वो ग्रेटर देन 30, उसको हम ओबीज या ओबेसिटी की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि आज के एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसके अलावा ये BMI का एक आकलन के द्वारा हम इसको हम मोटापे को जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें एक हमारी वेस्ट की सरकमफ्रेंस, जिसको हम कहते हैं कि कमर का घेरा, तो ये कमर का घेरा भी हमारे मोटापे में बढ़ता है। इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो उसकी एक लिमिट बनाई हुई है कि जो ग्रेटर देन 35 इंच अगर वो मेल्स में होगा तो वो ओबेसिटी कैटेगरी में आएगा, और जो फीमेल्स में ग्रेटर देन 31 इंच से ज़्यादा होगा तो फिर वो फीमेल्स के लिए ओबीस कैटेगरी में लेकर आएगा। इसके अलावा फैट परसेंटेज भी होती है कि अगर जो फीमेल्स में फैट परसेंटेज अगर 32% से ज़्यादा है तो वो ओबीस की कैटेगरी में आएगा। और जो हमारे मेल्स की बात करें तो मेल्स में 24% से ज़्यादा होगा तो वो ओबीस की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो BMI हो गया, हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गई, और फैट की जो परसेंटेज हो गई, इन तीनों को मिलाकर हम ओबीस पर्सन का हम एक आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार ये ओबीस पर्सन है या मोटापा हमारे शरीर में बढ़ रहा है। तो ये सामान्य से अधिक वजन, आपने देखा होगा कि जो इसमें जो कैटेगरी थी 24.5 या 24.9 भी कई बार बोलते हैं, तो उससे ऊपर जाते हैं तो 5 किलो का वेट का अंतर है। तो ये जो ओवर वेट का जो समय होता है कि हम जैसे देखते हैं कि धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है, तो ये वही समय है जिसमें हमें अलर्ट रहना है। और हमें इसको कम करने के लिए जो भी हमें प्रयास हैं इसमें, जैसे कि योग प्राणायाम का पालन करना, अपने जो आहार पर कंट्रोल करना, संतुलित आहार लेना और तनाव से मुक्ति पाना, ये सारे प्रयास हमें अब इसके लिए करने पड़ेंगे।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और अपने आप अपने बीएमआई को मॉनिटर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं इसमें। एक बार अगर हम मोटापे की तरफ बढ़ गए और हमने काफ़ी ज़्यादा वजन गेन कर लिया कहीं ना कहीं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारी है या कौन कौन से हमारे शरीर के अंग हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इस दौरान? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोटापा क्या एक्चुअली में, जिसमें दो तरह के फैट होते हैं, एक सबक्यूटेनियस फैट होता है और एक विसरल फैट होता है। तो जब मोटापा बढ़ता है तो सबक्यूटेनियस फैट भी बढ़ता है और विसरल फैट भी बढ़ता है। तो जो सबक्यूटेनियस फैट को आप समझे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने जो आपका टमी है, आपका एब्डोमेन है, इसको जो आप टच करेंगे, पिंच करेंगे, तो वो आपका सबक्यूटेनियस फैट है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लाइक लिवर है, हमारा पेनक्रियाज है या इंटेस्टाइन है, तो उसके अंदर भी फैट बढ़ता है, उसको हम विसरल फैट करते हैं। और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है विसरल फैट का बढ़ना। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल, वो अंदर अंदर बढ़ता रहता है और वो मोटापा बढ़ेगा। और फिर ये मोटापा अपने साथ कई सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है, जैसे कि हृदय रोग हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, मधुमेह हो गया, और स्लीप एपनिया, जिसमें कि रात में सोते समय नींद खुल जाती है, खर्राटे बहुत आते हैं। और इसके साथ हमें एक मानसिक विकार भी होता है। जो मोटापा वाला व्यक्ति होता है उसको अपने आप के अंदर एक हीन भावना आ जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है उसका। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मोटापे के साथ आती हैं। तो इसलिए हमें जब मोटापा, अगर हमें जब धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है तो उसी समय अवेयर होना है और इसको हमें नियंत्रित करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम योग प्राणायाम सबकी बात करेंगे, लेकिन आप क्या मानते हैं कि प्रतिदिन कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हो सकते हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए, ताकि जो उनका बीएमआई है वो मॉनिटर्ड रहे, बैलेंस्ड रहे, मोटापे की ओर ना बढ़े, और एक जो उनकी जो काया है वो ठीक बनी रहे? तो उसमें वैसे तो बहुत सारे इसमें व्यायाम, और हमारे इसमें कि हम बात करें कि योगासन है या प्राणायाम है, तो हम, आपने चूँकि योगासन की बात करी है, तो वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में हम अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनसे हम डेमो करवाएंगे। तो उसमें एक तो है ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, और तीसरा त्रिकोणासन, ये हैं मुख्य। उसके बाद हम सूर्य नमस्कार पर आएंगे, फिर मंडूकासन, द्विचक्रिकासन और पादवृत्तासन। तो सबसे पहले आप प्रशिक्षुओं से क्या कौन कौन से ऐसे व्यायाम या कौन कौन से ऐसे आसन करवाना चाहेंगे? तो मैं अपने प्रशिक्षुओं से कहूँगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। अब अपने हाथों को आपस में फंसाकर हथेलियों को पलटते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। आपकी एड़ियाँ उठेंगी और पंजे के बल पे आप खड़े हो जाएंगे। इस पोजीशन को कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस पैरों को ज़मीन पर रखेंगे। प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। तो ये ताड़ासन है। ये ताड़ासन हमारे शरीर की लंबाई और संतुलन को सुधारता है। इससे हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी में जो स्टिफनेस हो जाती है, हमारी जो एक जकड़ता आती है, वो उसको कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, और हमारी जो पैरों की मसल्स हैं उनको लचीलापन उसमें आता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक हम कह सकते हैं कि ये आसन है, जिसके द्वारा हम मोटापे को नियंत्रित तो करेंगे, साथ में एक वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में हम तो शरीर के अंदर हमारे अगर कोई जकड़ाहट हो रही है तो उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा योगासन करेंगे, जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए आप ताड़ासन वाली स्थिति बनाइए, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाएंगे। अब इसमें श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर झुकाइए। श्वास लेते हुए मध्य अवस्था में आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए, मध्य अवस्था में आइए। धीरे धीरे सामान्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाइए। तो ये तिर्यक ताड़ासन आप देखेंगे, इसका इफेक्ट हमारे जो बेली फैट है उसको कम करता है, हमारे कमर के फैट को कम करता है, और एब्डोमेन को एब्डोमेन के पर जो हमारे एक्स्ट्रा फैट आ जाता है उसको कम करता है, और हमारे जो एक पॉस्चर होता है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये ओवरऑल हम बात करें तो ये हमारे जो फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा एक योगासन है। इसको हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारा मोटापा आसानी से नियंत्रित रहेगा। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। पैरों के बीच में 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए। हाथों को कंधों के समानांतर रखिए। अब श्वास को छोड़ते हुए दाएं पंजे को छूने का प्रयास करिए।
बायां हाथ सीधा रहेगा और गर्दन घुमाकर हम बाएं हाथ की बीच की उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। धीमे धीमे हम इसमें मध्य अवस्था में आएंगे और यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। वापस धीमे धीमे मध्य अवस्था में आकर आप प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। ताड़ासन में विश्राम करें। तो ये जो त्रिकोणासन है, ये हमारे जो एब्डोमेन पर जो फैट है, इसके अलावा हमारे जो बेली फैट है या कमर के आसपास जो फैट है या थाइस पर, स्पेशली जो थाई पर हमारा अतिरिक्त फैट इकट्ठा हो जाता है, उसको कम करता है और हमारे शरीर की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, लचीलापन बढ़ाता है। और इसके कारण से जो हम कहें कि मोटापे को हम बहुत आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसको हम वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में, सूक्ष्म क्रियाओं के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छे अच्छे व्यायाम यहाँ पर आपने बताए। अब आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जब कोई व्यक्ति अपने वेट को कम करना चाहता है तो कई तरह की चीज़ें अपनाता है, जैसे कि कोई वॉक करता है, कोई डाइट करता है, कोई जिम जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग करता है तो वो क्यों योग करे? क्या योग इन सभी जो तरीके हैं जिनकी अभी हमने बात करी, उनसे इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या उसका प्रभाव ज़्यादा है या कम है, क्या है, क्यों योग की तरफ जाए? योग की जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है। योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है और हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, या हम कहें हमारे आत्मबल को बढ़ाता है हमारे। तो इसका ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये जो हम व्यायाम की बात करें या जिम की बात करें या अन्य वर्कआउट की बात करें तो उसमें ये नहीं आ पाती है। और जो हम व्यायाम की बात करते हैं या हम जिम जाने की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे जो जिम में जाते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि वो उसके बाद हमें बहुत थकावट होती है और हमारे शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि हमें अब और काम करने की इच्छा नहीं करती है। लेकिन जब हम योग करेंगे तो हम पूरे दिन योग करने के बाद पूरा अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि जो हमारे इसका जो एक्शन है हमारे, वो हमारे मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर और हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो योगासन जो की बात करें तो ये जिम से, व्यायाम से बहुत बेटर है। और जो हम व्यायाम की बात करते हैं तो व्यायाम के बाद जब हम देखते हैं कि जब बहुत थकावट होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर की बहुत जो मसल्स हैं उसमें बहुत टूट फूट होती है। उसके कारण से लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है और शरीर के अंदर यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो इसके कारण से बहुत थकावट होती है। लेकिन जो हम योग की बात करें तो योग में ऐसा नहीं होता है हमें, और हमें बहुत आराम मिलता है। तो इसलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि योग और प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब योग की आपने अभी बात करी, कौन सा वो समय होता है एक दिन का जिस वक्त सभी को योग करना चाहिए, सबसे ज़्यादा लाभकारी वो साबित होता है, और कितनी देर तक एक व्यक्ति को रोज़ाना योग करना चाहिए, विशेष रूप से अगर उसको वेट लॉस करना है तो? योग और प्राणायाम की बात करें तो उसका सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल ही है। और जिसको अगर प्रातःकाल समय नहीं मिल पाता है, मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है, तो वो शाम को भी कर सकता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो खाली पेट अच्छा आता है। तो सभी व्यक्तियों को खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। और इसकी जो हम समय की बात करें तो कम से कम 25 से 30 मिनट हमें योग प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, और जिससे कि हम पूरे दिन फ्रेश रह सकें। बिल्कुल। तो कौन कौन से वो योग आसन है जो अब आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, ताकि वो करें, रोज़ाना करें, और अगर मोटापा है कहीं ना कहीं तो फ़र्क ज़रूर उनको महसूस हो इन तमाम आसनों को करके? वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट है। हम बात करें कि इसमें सूर्य नमस्कार है, मंडूकासन है, द्विचक्र आसन है, पादवृत्तासन है, पश्चिमोत्तानासन है, धनुरासन है, हलासन है, बहुत सारे आसन हैं। लेकिन अगर हम इन आसनों में से सूर्य नमस्कार को हम डेली करें, और इसके अलावा मंडूकासन, द्विचक्र का आसन और पादवृत्तासन को हम डेली करेंगे तो हमारा मोटापा है वो नियंत्रित रहेगा और वजन हमारा नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं अपने प्रशिक्षुओं से कहूँगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सबसे पहले हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। इसमें पहला जो आसन है वो है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन की मुद्रा बनाएं। इसमें हाथ जोड़ते हुए हम दोनों हाथों को अपनी छाती के पास लाते हैं। दूसरा है इसके अंदर हस्त उत्तानासन। श्वास लेते हुए शरीर को पूरा पीछे घुमाएं, नीचे झुकाएं। तीसरा है इसमें हस्त पादासन।
श्वास भरते हुए हम पैरों के पंजों को छूने का प्रयास करें या ज़मीन पर लगाएं। चौथा है इसके अंदर अश्व संचालन। इसमें हमारा राइट पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा, बायां पैर पीछे रहेगा, घुटने ज़मीन से टच करेंगे, सामने या ऊपर की ओर देखेंगे। पांचवा इसमें हम करेंगे पर्वतासन। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे, हिप्स को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, उल्टा वी शेप बनाएंगे, हेड डाउन रहेगा। पर्वतासन के बाद हम जाएंगे अष्टांग नमस्कार की ओर। इसमें छाती, ठुड्डी और हमारे घुटने ज़मीन पर टच करेंगे, श्वास गति सामान्य रहेगी, सामने की ओर देखेंगे। ये हमारा अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार के बाद हम करेंगे भुजंगासन। श्वास भरते हुए छाती को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की ओर देखें, कोहनियाँ सीधी रहेंगी। ये हमारा हुआ भुजंगासन। अब भुजंगासन के बाद हम 5 आसनों का पुनरावृत्ति होती है, तो भुजंगासन के बाद हम जब करेंगे वो पर्वतासन आएगा। पर्वतासन के बाद अश्व संचालन, हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन और अंतिम और 12वीं स्थिति प्राणायामासन। तो ये सूर्य नमस्कार का एक क्रम है। ऐसे हम 2 क्रम को मिलाकर एक चक्र कहलाता है, और इसको जो शुरू में जो अभ्यासी होता है उसको बहुत धीरे धीरे करना है। बाद में इसमें इसकी करने की गति और इसके चक्रों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और इसका जो लाभ है वो हमारे ये पूरे शरीर का हमारे कैलोरी को बर्न करता है। एक कार्डियो वर्कआउट के रूप में भी इसको लोग इसका प्रयोग करते हैं। शरीर का मेटाबॉलिज्म इससे इम्प्रूव होता है हमारा, और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है जिसको हम अपने जो मोटापा है उसको हम इसमें नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी सावधानियों की बात करें तो हम कि इसको जब अगर हमारे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमारा अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो उस अवस्था में इसको ना करें। अगर किसी के कमर में दर्द है उस अवस्था में ना करें इसको। किसी को चक्कर आते हैं उस अवस्था में ना करें। या अगर महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान इसको नहीं करना चाहिए, गर्भावस्था की कंडीशन में इसको नहीं करना चाहिए। तो ये इसके सामान्य इसके हम जो इसमें सावधानी रखनी चाहिए। शुरू में इसको बहुत तेज़ी से नहीं करना चाहिए। हर आसन को, एक एक आसन को जो हम करते हैं उसको बहुत धीमे धीमे उसका प्रभाव जो पड़ता है शरीर पर उसको महसूस करें, तब धीरे धीरे उसकी गति को बढ़ाएं, उसके समय को बढ़ाएं। यही मैं कहना चाहूँगा इसमें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ और कौन कौन से आसन हो सकते हैं सूर्य नमस्कार के साथ साथ जिन्हें हमें मोटापा कम करने में बहुत हमारे लिए कारगर साबित होते हैं? तो इसी क्रम में मैं अपने प्रशिक्षुओं को कहूँगा कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंडूकासन लगाएंगे हम। तो मंडूकासन के लिए हम पहले वज्रासन की स्थिति बनाते हैं। इसमें दोनों हाथों से मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर रहेगा, गहरी सांस लीजिए और दोनों मुट्ठियों को हम नाभि के पास लगाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीमे धीमे आगे की ओर झुकेंगे। इस पोजीशन को कुछ देर होल्ड करिए। अब धीमे धीमे श्वास लेते हुए अपनी वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। तो ये मंडूकासन आपने देखा, इसका चूँकि इसका दबाव हमारी मुट्ठियाँ हैं वो हमारे नाभि पे पड़ रहा है, तो नाभि के आसपास जो जितने भी अंग हैं, जैसे कि हम लिवर की बात करें तो ये फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम करता है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, तो ये मधुमेह बहुत आसानी से नियंत्रित हो जाता है, बेली फैट बहुत आसानी से कम होता है, और शरीर की हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो इससे कंट्रोल में रहती है। तो सभी को इसको नियमित रूप से करनी चाहिए। तो ये मंडूकासन हुआ। इसके बाद हम अपने प्रशिक्षुओं से कहेंगे कि अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाइए सुपाइन पोजीशन में। अब हम अभ्यास करेंगे द्विचक्र का आसन। इसमें आप साइकिल के पैडल के मारने के समान एक आकृति बनाइए और अब इसको हम दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाइए।
और जब थक जाएं तो धीमे धीमे दोनों पैरों को ज़मीन पर रखिए, रिलैक्स हो जाइए। ये हमारा हुआ द्विचक्र का आसन। इसके बाद हम करेंगे पाद वृत्तासन। इसमें सबसे पहले हम राइट लेग को 30 से 45 डिग्री पर उठाएंगे और एक बड़ा सा जीरो या सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हम सीधे पैर से कर रहे हैं। ये क्रिया करने के बाद उसको पैर को जमीन पर रखेंगे। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे लेफ्ट पैर से करेंगे। उठाइए और क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए। वापस आ जाइए। तो ये दोनों आसन, द्विचक्र का आसन और पाद वृत्तासन की हम बात करें तो ये हमारे थाई फैट को, बेली फैट को और जो हमारे कमर के आसपास अतिरिक्त चर्बी इकट्ठी हो जाती है उसको बहुत तेज़ी से कम करता है। बहुत ही असरदार हमारा कह सकते हैं इसको ये दोनों आसन हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति हमारी इम्प्रूव होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो हमें अब इन दोनों आसनों को अपने अन्य जो हमने अभी आपको बताया कि योगासन करनी चाहिए, तो इन दोनों को अवश्य अपने दिनचर्या में इसको सम्मिलित करें, जिससे कि हम अपने वजन को नियंत्रित कर सकें और मोटापा कंट्रोल में रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपने बताया कि किस तरह से हमारी ये जो तमाम आसन हैं इनको करने से हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। लेकिन यहाँ आहार की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है अच्छा आहार खाना, और उससे कहीं ना कहीं वजन किस तरह से बढ़ता, घटता या नियंत्रित रहता है। तो मोटापे के कई सारे कारण हैं। तो जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है कैलोरी का असंतुलन। कैलोरी का असंतुलन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम भोजन में बहुत सारी कैलोरी ले रहे हैं, लेकिन किसी भी एक्टिविटी के द्वारा हम उसको पचा नहीं रहे हैं। तो जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी होगी वो इकट्ठी होकर हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी चर्बी के रूप में इकट्ठी हो जाती है। तो ये कारण है कैलोरी का असंतुलन। दूसरा इसमें हमारा है आहार का विकल्प। आहार के विकल्प में हम बात करेंगे तो आजकल ये बहुत बड़ा एक विषय है कि हम क्या खाएं। तो इसमें मैक्सिमम लोग अभी भी जो प्रचलन है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, या हम बात करें इसमें इस कैटेगरी में बहुत सारे हमारे ऐसे फैट आते हैं, जैसे कि हम जंक फूड की बात करें या इसमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, या हम चिप्स की बात करें, इसके अंदर फास्ट फूड की बात करें, तो ये सारे जितने भी आहार विकल्प हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी इसमें जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, शारीरिक निष्क्रियता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है जो कि मोटापा बढ़ा रही है। तो आजकल के हम देखते हैं जो बच्चे आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं या टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, या कई बार हमारे जो स्कूल में टास्क मिलते हैं इसके कारण से भी बच्चों को बैठना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। तो इसके कारण से भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से, या हम के बात करें कि MNC एम्प्लॉयज़ की बात करें 12-12 घंटे लगातार डेस्क जॉब करते हैं, तो उसके कारण से भी फैट बढ़ता है। इसके अलावा और हम बात करें तो तनाव और अधूरी नींद, ये आज के परिप्रेक्ष्य में इससे कोई नहीं बचा। तनाव धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को बीमार करता जाता है। तो ये जो तनाव बढ़ता है तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो इसके कारण से हमारे जो कह सकते हैं कि जो ओबेसिटी बढ़ती है। तो इसको तनाव को हमें कम करना है। फिर इसके अलावा अधूरी नींद, अगर नींद हमारी अधूरी रहेगी, हमें नींद पूरी नहीं आएगी, तो हमारा एक हमें बार बार भूख लगती है, और इसको कह सकते हैं कि हम इसको हमारे हंगर पेन होते हैं, हमें बार बार खाने की इच्छा करेगी। तो ये अगर हम नींद को पूरी करेंगे तो हम इससे अपने जो ओवर ईटिंग से, स्ट्रेस ईटिंग से, इमोशनल ईटिंग से इससे बच सकते हैं। तो तनाव और नींद बहुत इसको कंट्रोल करना है हमें। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ कारण जेनेटिक भी हैं इसमें। अगर किसी के माता पिता दोनों ओबीज़ हैं तो बच्चों में संभावना रहती है कि वो भी मोटे होंगे। और इसके अलावा हम और बात करें तो इसमें हार्मोनल असंतुलन। हार्मोन का असंतुलन मतलब कई प्रकार के ऐसे हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर जिनका अगर असंतुलन होता है तो वो बढ़ने लगते हैं या उनका इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड के अगर असंतुलन में अगर या इनएक्टिव रहती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, इसके कारण से ओबेसिटी बढ़ती है। या महिलाओं में जब मीनोपॉज की स्थिति आती है तो उस समय
क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, तो उसके कारण से भी हमारा मोटापा बढ़ता है। या PCOS कंडीशन होती है ऐसी, इंसुलिन जो रेजिस्टेंट हो जाता है इसके अंदर, तो उसके कारण से भी महिलाओं में इसमें देखा होगा आपने ओबेसिटी बढ़ती है। तो ये अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण से मोटापा बढ़ता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता हम कब मोटे हो गए। बिल्कुल। इन्हीं में से दो कारणों के यहाँ पर बात करते हैं। एक तो तनाव का आपने जिक्र किया, और उसी के साथ साथ आपने बोला कि नींद की कमी, प्रॉपर एक नींद ना लेना। कहीं ना कहीं अगर हमारा मन शांत नहीं रहता, हमारा मस्तिष्क शांत नहीं रहता, तो तनाव और नींद की कमी दोनों ही देखने को मिलती है। तो इन दोनों का निवारण योग में किस तरह से है? क्या वो प्राणायाम का अगर हम साथ अपनाते हैं तो ये नींद की कमी या तनाव, इसमें क्या कमी आ सकती है? और अगर इसमें कमी आती है तो क्या मोटापा फिर आगे चलकर उसमें भी हम कहीं ना कहीं कमी देख सकते हैं? जी बिल्कुल। इसको करने के लिए हम इसमें सबसे पहले अपने जीवन में प्राणायाम को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम जो हम करते हैं तो ये प्राणायाम से का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी सेल्स होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है तो फैट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बढ़ती है, जिसके कारण से हमारा जो मोटापा कम होता है, फैट डिज़ोल्व होता है। एक ये कंडीशन है। इसके अलावा ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को बढ़ाता है, जिसके कारण से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तो प्राणायाम को हमें अवश्य अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे। प्राणायाम कैसे करें, कितनी देर करें? हम चाहेंगे कि आप अपने प्रशिक्षुओं को बोलें कि वो हमें करके दिखाएं। जी, तो हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। गर्दन कमर सीधी रखेंगे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाइए, अपने नी पर रखिए, आंखें बंद करेंगे। कपालभाति में हम श्वास बाहर निकालते समय नाक से हम श्वास को बाहर निकालेंगे और वो बलपूर्वक निकालेंगे। बलपूर्वक नाक से जब श्वास निकालेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। इसमें एक्टिव एक्सहेल होता है और पैसिव इनहेल होता है। तो श्वास स्वतः अंदर जाएगी। तो इसमें जो हम गति रखते हैं उसमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे और 20 से 30 स्ट्रोक का हम एक उसमें चक्र रखेंगे। स्टार्ट करिए कपालभाति प्राणायाम। आप देखेंगे इसका इफेक्ट हमारे पूरे जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे लिवर है, किडनी है या इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, सभी पे पड़ता है। रिलैक्स हो जाइए। तो हम इसकी लाभ की बात करें हम कपालभाति की, तो कपालभाति हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। जो हमारे पेट पर जो चर्बी होती है, या हम इसकी बात करें कि सेंट्रल ओबेसिटी को कम करता है, इंटरनल ऑर्गन की मसाज करता है। तो इसके कारण से जो फैटी लिवर है या मधुमेह है वो नियंत्रित रहता है। तो ये आज की बहुत बड़ी समस्या है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इनसे आजकल कोई अछूता नहीं है। अगर हम कपालभाति को हम नित्य अगर हम 5 से 10 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें उज्जाई प्राणायाम। गले को हल्का अंदर से संकुचित करते हुए नाक से धीरे धीरे सांस लेंगे और खर्राटे की हल्की सी आवाज़, जैसे छोटे बच्चे खर्राटे लेते हैं उस प्रकार से सांस लेंगे। कुछ देर कुंभक करेंगे। फिर अपने दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को धीमी धीमी छोड़ देंगे। तो ये उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम का जो इफेक्ट होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। ये इसको एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में भी, क्योंकि ये बैलेंस करता है, तो ये दोनों कंडीशन में कार्य करता है। तो ये उज्जाई प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटने पर रखेंगे। अब हम राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाएं। इसमें हम अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे और बाईं नासाचित से धीमे धीमे सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। अनामिका से बाईं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और दाएं से धीमे धीमे दाएं नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे
छोड़ देंगे। अब इसी राइट नॉस्ट्रल से हमें श्वास को अंदर लेना है धीमे धीमे। दाईं नॉस्ट्रल को बंद करिए और लेफ्ट से छोड़ना है। तो इसमें हमें जो उसमें प्रोसीजर है, लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, ये एक चक्र हुआ। ऐसे हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं और ये किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में इसको हम कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो हम लगातार अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो इससे हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारा जो कह सकते हैं कि जो तनाव है वो कम होगा और हमारे जो शरीर के अंदर हार्मोन्स हैं वो संतुलित रहेंगे। हमारे शरीर के वात पित्त कफ ये सामान्य अवस्था में आते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें अपनी दिनचर्या में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छे योग भी आज हमारे दर्शकों को बताए। आप कार्यक्रम में आए, आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दौरान हमारे साथ जो दोनों प्रशिक्षु जुड़े हैं, सृष्टि जी और आग्रह जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का संजीवनी का ये भाग पसंद आया होगा और जिस तरह से डॉक्टर शोभित ने जानकारी दी और बताया कि अच्छा और संतुलित आहार तो ले ही लें, लेकिन अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से योग और प्राणायाम को शामिल करें, तब कहीं जाकर आप मोटापे पर नियंत्रण पा सकेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।